कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से इस बार भी गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वैसे भी पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। ऐसे में सरकार ने भी पशुपालक किसानों का पूरा सहयोग देने की ठानी है। इतना ही नहीं, मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज के विचार विमर्श में हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि इस बार के बजट में पशुपालन, डेयरी और मछली पालन को लेकर क्या कुछ रहा। साथ ही पशुपालन और मछली पालन के दूसरे तमाम पहलुओं पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे आज विचार विमर्श की चर्चा का विषय है आत्मनिर्भरता का बजट, पशु और मछली पालन। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पशुपालन और डेयरी विभाग के उपायुक्त डॉक्टर भूषण त्यागी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मत्स्यिकी विज्ञान संभाग के सहायक महानिदेशक डॉक्टर बीपी मोहंती। और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह। आप तीनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों, पशुपालकों और मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि और किसानों के लिए दिए गए पैकेज हों या फिर 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में गांव, किसान और कृषि के लिए की गई घोषणाएं हों। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। बजट में सरकार ने कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया। इसके जरिए डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए निवेश करने वाली निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME और FPO सहित MSME को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। बात अगर मछली पालन की करें तो बजट में समुद्र और देश में आधुनिक मछली बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए निवेश की बात कही गई है। 5 प्रमुख मछली बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही सीवेज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवेज पार्क बनाने की बात भी बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा हो रहा है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने मई 2020 में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि कितना कुछ बजट भाषण में इस बार मिला है पशुपालन को और मछली पालन को। इसके तमाम आयामों पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बजट था और खास तौर पर इससे पहले से एक अभियान की तरह सरकार लेके चल रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और इसमें साफ तौर पर ये जोर है कि कृषि क्षेत्र जो है इसमें काफी बड़ी भूमिका रहेगी इसकी, और उसके उपक्षेत्र के रूप में अगर पशुपालन और मछली पालन को देखें तो आपको इसकी भूमिका किस तरह से लगती है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में? बिल्कुल मोनालिसा जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों के अलावा भी कुक्कुट पालन वगैरह भी इसमें शामिल है जी। एक बड़ा क्षेत्र है जो कि जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, जो उसमें कुल योगदान में इनका योगदान भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 27% से ज़्यादा बनता है अगर आप वैसे देखेंगे। और इनकी जो विकास दर है ये कृषि की विकास दर से ज़्यादा है, अगर काफ़ी ज़्यादा है, और मासिकी तो और ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो जो मीडिया अटेंशन है या लोगों की जो चर्चा या नीति निर्माताओं का खास फोकस हरित क्रांति पर रहा, इस नाते जो श्वेत क्रांति आई हमारी और जो नीली क्रांति पर जो फोकस रहा, वो कुल मिलाकर के वो उतना अटेंशन नहीं मिला। लेकिन 2019 में एक अलग मंत्रालय बनने के बाद एक नई तस्वीर बन रही है, क्योंकि अब एक उचित संसाधन भी इसमें मिल रहे हैं। दूसरी चीज है कि इस सेक्टर के जो किसान है वो नेग्लेक्टेड थे पहले जी। अब क्या है कि इनको चाहे किसान क्रेडिट कार्ड ने इनको भी किसान मान लिया है, क्योंकि पहले जो अगर ये बैंक में जाते थे तो इनको संसाधन चाहिए, क्योंकि डॉक्टर त्यागी और मोहंती जी बताएंगे। लेकिन सच ये है कि इनको संसाधन जुटाने में बहुत दिक्कतें आती थी, और ये इस क्षेत्र में भी लागत बढ़ी है। खासतौर पर अगर आप पशुपालन का देखेंगे तो पशुपालन में आप देखें चारे की कीमतों से लेकर के इनके और जो चाहे पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहली बार, जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछला जो वित्तीय वर्ष था कोविड के नाते जिस तरह की अपेक्षाएं थी जो है उस तरह की अपेक्षाएं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो अटेंशन दिया है सरकार ने वो आने वाले समय में न केवल निर्यात आए, क्योंकि मछली जो है काफ़ी निर्यात वाला, और इनलैंड फिशरीज का जो सेक्टर है उसमें जैसे आपने देखा होगा इस बजट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जो फिशिंग हार्बर्स हैं सामान्यतया वो समुद्र के किनारे जो है वो, लेकिन पहली बार इनलैंड, मतलब तो इनलैंड अगर तो ये चीजों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपने कोविड काल का जिक्र किया है, और खास बात यह है कि जो कोविड का जो काल था उसने हमारी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है, और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो बाकी सेक्टर्स है उसमें खास तौर पर एक गिरावट का रुख देखा है। लेकिन कृषि का क्षेत्र ऐसा रहा है जिसने सकारात्मक वृद्धि दिखाई है, और उसमें भी जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा है कि जो पशुपालन है और मत्स्य पालन है इनकी भूमिका काफी ज्यादा रही है। तो त्यागी जी, ऐसे में जो पशुपालन का क्षेत्र है जाहिर तौर पर यह हमें बताता है कि ये कितनी संभावनाओं का क्षेत्र है, और ऐसे में इस बजट में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जोर इस बार भी पशुपालन पर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर अरविंद जी ने भी कहा है कि पशुपालन का जो क्षेत्र है उसमें भी पशुपालकों के सामने कई तरह की समस्याएं रही है। कितनी चीजें आपको लगता है कि इस बजट ने उसे एड्रेस किया है? देखिए, जो भरपूर संभावनाएं हमारे इस क्षेत्र में, सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर है तो पशुपालन में जी। और पशुपालन के लिए सरकार ने हमेशा ध्यान दिया है, और इस बजट में तो भरपूर संभावनाओं का समावेश किया गया है। जैसे कि आप देखें क्रेडिट टू किसान के लिए क्रेडिट की पूरी व्यवस्था इस बार पहली बार ऐसा किया गया है बजट में कि कहा गया है कि मछली पालक और पशुपालन से जो जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए क्रेडिट की पूरी समावेश है इस बजट के अंदर, और उनको क्रेडिट दिया जाएगा। और जैसा कि बता रहे थे अरविंद जी कि केसीसी से हमारे किसानों को जोड़ा गया है। मोनालिसा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10.5 करोड़ किसान
पशुपालन से जुड़े हुए हैं। इनमें से 8 करोड़ किसान दूध और दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो जो 8 करोड़ और 10 करोड़ 10.5 करोड़ हमारे किसान हैं, इनको सीधा सीधा फायदा केसीसी का मिल रहा है और काफी सारे किसान अब केसीसी से जुड़ चुके हैं। पहले क्या होता था कि किसान को क्रेडिट नहीं मिल पाता था, उसके कारण से इसमें जो सुधार होना था जो हमारे पशुपालन में, वो सुधार नहीं हो पा रहा था। अब ये सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। हमने इन्वेस्टमेंट को इसमें इंसेंटिवाइजेशन किया है, यानी कि जो ब्याज में जो हमने कमी रखी है वो 3% की कमी रखी गई है। 5 से 6% के ब्याज दर से किसान को रुपया इसमें प्राप्त होगा। इसमें डेयरी उद्योग से किसान जुड़ सकते हैं। इसमें फीड जो फैक्ट्री लगानी है, फीड प्लांट जो लगाने हैं, उससे किसान जुड़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर जुड़ सकते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आकर अपना फीड प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि जो फीड का शॉर्टेज है हमारे देश में, जो फीड की शॉर्टेज है, करीब 36% फीड की शॉर्टेज है हमारे देश में, और इसकी पूर्ति अगर होगी तो दूध उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि आप जानती हैं कि उत्पादकता में हम अभी काफी पीछे हैं। अगर देखें तो हमारे देश की उत्पादकता अभी करीब 1861 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष है, जबकि दूसरे देशों में यह 10,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो हमें उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। हम नंबर 1 पर हो, लेकिन उत्पादकता में पिछड़ रहे हैं। तो किस तरह से इन प्रयासों से ये जो चुनौती हमारे सामने, इससे पार पाएंगे, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर मोंती को भी शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। और मछली पालन पर हम देख रहे हैं कि कितना खास तौर पर जोर दिया गया है। पिछले बजट में तो उसका था ही जिक्र, इस बार के बजट में हम और ज्यादा देख रहे हैं। तो ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे डॉक्टर मोंती, बताएं हमें कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी इस पर आश्रित है, उससे प्रभावित होने जा रही है, और खासतौर पर इस बजट के बाद जब हम देखेंगे कि ये तमाम चीजें अमल में आती है, तो कितने पैमाने पर लोग इससे प्रभावित होंगे। ये इसी संदर्भ में 2 चीज मैं बताऊंगा। पहले मछली क्षेत्र का ऊपर इतना जोर क्यों है जी सरकार का, इसका बाद में बताऊंगा बजट के बारे में क्या रखा गया है। पहले आप देखिए, मछली आज के दिन में मछली का एक सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड का मतलब इसमें आपको सारी चीज़ उपलब्ध है। आपको प्रोटीन चाहिए, हमारा नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट सरकार का है, तो इसमें कोई भी मछली आप ले लीजिए, इसी से आपको 13 से 20% तक वेरी करता है, इतना तक प्रोटीन मिलेगा। मछली का तेल से आपको ओमेगा 3 ऑयल मिलता है, तो ईपीए और डीएचए जो हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम हिडन हंगर, जिसका डेफिशिएंसी को हिडन हंगर बोलते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता है लेकिन शरीर को बहुत जरूरत होता है विटामिन और मिनरल। ये सारी चीज़ आपको मछली से, छोटा मछली से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो शीतल जल का मछली, समुद्र मछली से आपको ओमेगा 3 काफी अच्छा में मिलता है। कोई भी मछली ले लीजिए, प्रोटीन सब में भरपूर है। ये सब लेके इट इज सुपर फूड। और हमारा जैसे डाइट का पैटर्न है, आप अगर चावल का साथ देखेंगे, चावल मछली या रोटी और मछली लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया और इसी से बाकी सारी चीज़ आपको मिल गया, इसलिए सुपर फूड बोला जाता है। जिसमें इसका योगदान है जीरो हंगर में पहुंचने के लिए 2030 को, इसका एक बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए सरकार का इसको एक ट्रैक में चल रहा है। हमारा टारगेट रखा है 2025 तक इसको दोगुना करना है प्रोडक्शन को, फिर आगे 5 साल में क्या करना है, ये सब लेके। और ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन सेक्टर है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्शन सेक्टर है जी। तो इसलिए सरकार देख रहे हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी सुविधा है, आपका कॉमन फिशरमैन के लिए भी है, और फिशरमैन जो प्रोड्यूस करेंगे, ये कंट्री का जो आम आदमी है देश के लिए फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए ये क्षेत्र का बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है आपने डॉक्टर मोंती। डॉक्टर त्यागी, इसी तरह से जो पशुपालन का क्षेत्र है, उसमें भी आप बताएं कि किस तरह से जो पोषण सुरक्षा है, उस दृष्टि से ये क्षेत्र काफी अहम स्थान रखता है। जी हाँ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्षेत्र का जो योगदान है, अगर आप देखें कि पहले जो हम कहते थे कि 250 ग्राम अवेलेबिलिटी चाहिए दूध के लिए प्रतिदिन प्रति मनुष्य के लिए, पर लेकिन अब जो हमारे देश में अवेलेबिलिटी है वो 406 ग्राम की हो गई है। लगातार जो ग्रोथ है हमारे अवेलेबिलिटी में बहुत तेजी से हुई है, और ज्यादा से ज्यादा किसान इससे जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे किसानों को एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी डाइट में है अभी भी काफी कम मात्रा में होता है, जबकि मनुष्य के लिए जरूरत होती है
करीब करीब 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उसको करीब करीब चाहिए, 20 से 30 ग्राम के बीच में। तो अभी भी प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कम है। तो इसके लिए जो दूध का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, बहुत ज्यादा हम दूध का उत्पादन करते हैं और बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, बहुत लोग हमारे दूध को कंज्यूम करते हैं। तो इसके कारण से हमारे देश में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारे गाँव में आती है, ग्रामों में आती है, भरपूर प्रोटीन उनको मिल रहा है दूध से, दूध के प्रोडक्ट से, साथ ही साथ मांस और मांस के प्रोडक्ट से। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो हमारे देश में अंडे का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। इसमें पिछले साल तो 10% की वृद्धि हुई है और आज हम जो 114 बिलियन अंडे का उत्पादन करते हैं, 114 बिलियन अंडों का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ जो मांस का उत्पादन है वो भी तेजी से बढ़ा है। जो 13-14 में 6 के आसपास था, 6 मिलियन टन, अब वो 8.6 मिलियन टन हो गया है। अगर आप दूध उत्पादन की बात करें तो हमारे देश में जो ग्रोथ हुई है 13-14 के बाद, 137.7 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन हम करते थे, आज हम 198.4 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन करते हैं। 40.1% की वृद्धि हुई है और पिछले 6 वर्षों में लगातार 6.28% की वृद्धि हो रही है, जबकि विश्व में दूध की वृद्धि केवल 1 से 2% की है। दूसरे खाद्यान्नों में वृद्धि जो है बहुत कम है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए जो पशुपालन का क्षेत्र है, बहुत संभावनाएं है उसमें और बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अरविंद जी, ऐसे में बजट प्रावधानों पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी मैं चाहूंगी कि किस तरह से जो मछली पालन और पशुपालन का क्षेत्र है वो हमारे खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उत्पादन में तो काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन उसी हिसाब से जनसंख्या भी वृद्धि जो है वो भी होती जा रही है, तो जाहिर तौर पर मांग भी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। आपने देखा होगा मोनालिसा, जो सरकार का फोकस है वो ये है कि पहले क्या था कि उत्पादकता को बढ़ाना जो है सरकारों के फोकस में रहा है, लेकिन अब ये है कि पोषण सुरक्षा जो है वो केंद्र बिंदु है। और पोषण सुरक्षा में जैसे कि आप दोनों मेहमान बता रहे थे, ये जो है मांसाहारी और शाकाहारी जो दोनों तरह की आबादी हमारे यहाँ है, यही एक ऐसा मंत्रालय है जो दोनों क्षेत्रों के पोषण सुरक्षा की गारंटी देने वाला है, जिसको आप कहोगे, क्योंकि हर तरह की जो वस्तुएं उपलब्ध हैं इनके उत्पादों से जो है जी। तो ये इस दिशा में निश्चित तौर पर बहुत काम हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है जो इसमें आती है, देखिए आप 87% हमारे जो कुल किसान हैं वो ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जो है। और वो लोग जो है उनको अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो उनकी आय को दोगुना करने में बैकबोन जिसको कहिए या जो है एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि और कोई क्षेत्र है नहीं जो है जिसमें इनकी एक तरह से कहिए पोषण सुरक्षा ही नहीं, उनकी आय सुरक्षा के मामले में भी ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और मुझे लग रहा है कि जो सरकार की नीतियां हैं, आप दोनों मेहमानों ने जो बताया, वो फोकस भी यही है क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि 2022 जो कि अब अगले ही साल आ रहा है जी। वो किसानों की आय दोगुनी हो, तो दोगुनी होने के लिए आप गेहूं और चावल से नहीं हो सकती जी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और साथ ही कोविड काल का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो डॉक्टर त्यागी बताएं कि जो कोविड का समय था उसने किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने रखी? कोविड के समय में बहुत बड़ी चुनौती पशुपालन के समक्ष भी आई थी और उस चुनौती का सामना बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र ने किया। सब जगह पर रोजगार की संभावनाएं कम हुई, इसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। अगर मैं आप बताना चाहूंगा कि मिल्क प्रोक्योरमेंट 5.5% बढ़ा इन दिनों में, और इसके बढ़ने से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनके पास में नकदी आई, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं किसान उस नकदी से करता है। तो नकदी किसानों को लगातार मिलती रही इस कोविड काल के दौरान। और कोविड काल के दौरान जो पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि हुई वो दर्शाता है कि किसान अब इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमने इन दिनों में किया, वो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारी योजनाएं आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि आपने देखा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार ने चलाया। जब 14-15 में सबसे पहली जो बजट में घोषणा की गई थी कि हम देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, उसके लिए 50 करोड़ अलग से एलोकेट किए गए थे। और उसके बाद में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई, जिसके लिए आवंटन जो है 2025 करोड़ का रखा गया। अब तक करीब 1800 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं और बहुत
तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है, एनिमल ब्रीडिंग कोविड के लिए के हुआ समय है। जब कई तरह से कामकाज ठप थे, आवाजाही बंद थी, उसमें अगर आप इस क्षेत्र ने तरक्की की है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे और ज्यादा, जब ये अवसंरचना विकास पर जोर है भी, इस बजट में भी हम देख रहे हैं, तो और ज्यादा तरक्की होगी। तो उसी तरह से डॉक्टर महंते हमें बताएं, मछली पालन के क्षेत्र में किस तरह से बीता ये कोविड का काल, क्योंकि हमने देखा कि कई क्षेत्र जो है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो मछली पालन के क्षेत्र में क्या कुछ रहा? मैं बताऊंगा, एक क्षेत्र है जिसमें कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ज़्यादा कि हम अच्छा रहा। ठीक। जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत में तो लोगों का फिशिंग ये सब एक्टिविटी कम हो गया था, तो हम लोग काफ़ी ऑनलाइन उन लोगों को सलाह दिए कैसे आपको क्या करना चाहिए, जो न्यू स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि प्रोटीन जरूरी है। जैसे कि आपका जो एक हिपोक्रेटिस जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, वो बोले हैं कि लेट फूड बी द योर मेडिसिन, मतलब आपका खाना ही आपका औषधि है। ठीक। तो इसके लिए आपको हमारा जो वैक्सीन नहीं था, प्रोटीन का जरूरत है। लोग समझ गए कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट बहुत बार बोला गया कि जिंक आप लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। जब आपका पास वैक्सीन नहीं है तो न्यूट्रिशन से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग करना पड़ेगा, नेचुरल इम्यूनिटी से। तो लोगों को फिश का डिमांड बहुत रहा। शुरुआत में थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन डिमांड रहा तो लोग मछली पकड़े, जगह जगह पे जाके दरवाजे में डिस्ट्रीब्यूशन का भी बंदोबस्त हुआ। फिश का मार्केट अच्छा रहा, प्रोडक्शन में अच्छा रहा, और खास लॉस नहीं हुआ इसलिए कि मान लीजिए आपको मछली हार्वेस्ट कर लें, लॉस हो जाएगा, फिर से वो खराब हो जाएगा। लोग क्या किए, तालाब से आपको हार्वेस्ट का टाइम 15 दिन आगे कर दिए जी। तो इसी जब तक मार्केट नहीं हुआ, डिले कर दिए, तो आपको थोड़ा हो सकता है फीड में खर्चा हुआ, लेकिन फिर इसका मार्केट डिमांड बढ़ गया और प्राइस भी अच्छा रहा। तो और ये तो इस बात से समझा जा सकता है कि कोविड जैसा समय जब आया, विश्व के साथ साथ हमारे देश ने भी तमाम तरह की चुनौतियों का सामना किया। ऐसे में जब बाकी क्षेत्र डावाडोल स्थिति में थे, पशुपालन और मछली पालन क्षेत्र ने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आड़े वक्त में ये लोगों के काम आ सकता है, उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ सवाल हो, उनके पोषण से जुड़ा हुआ सवाल हो। तो बहुत ही संभावनाएं लिए हुए ये क्षेत्र है, और इसीलिए बजट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जोर इस क्षेत्र पर रहा है। तो बजट प्रावधानों पर आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज चर्चा का विषय है आत्मनिर्भरता का बजट, पशु और मछली पालन। तो इस बजट में पशु और मछली पालन के क्षेत्र में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और किस तरह से इस क्षेत्र में विस्तार और विकास होगा इस बजट प्रावधान की वजह से, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर त्यागी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने पर यहाँ पर जोर हम देख रहे हैं कि दिया गया है। बजट भाषण में स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने ये कहा भी है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कितना अहम ये कदम था, किस तरह से जो पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें जो ऋण की आवश्यकता है वो पड़ती थी, और अब जब और ज्यादा प्रवाह बढ़ेगा तो किस तरह से उनके लिए काम आसान होगा? ऋण की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हमारे किसानों को जो पशुपालन से जुड़े हैं विशेषकर। और पहले क्या होता था, किसानों को कोई ऋण की सुविधा नहीं थी, कोई छोटा छोटा ऋण देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे एनिमल को फीड करना है, उसके लिए रोज का खर्चा होता है करीब करीब 100 से 200 रुपए के बीच में, वो फीड के लिए कोई ऋण उसको नहीं मिलता था। किसान को केवल दूध प्रोक्योरमेंट के ही पैसे मिलते थे, बाकी ऋण की कोई सुविधा उसको नहीं दे रहा था। अब क्या हो रहा है कि किसान को ऋण की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी लोन ले सकता है और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लोन ले सकता है। यानी किसी को अगर डेयरी फार्म लगाना है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेके डेयरी फार्म को स्थापना कर सकता है। किसी को फीड फैक्ट्री लगानी है तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 15,000 करोड़ रुपए का है उसमें ऋण लेकर के उसको लगा सकता है, फीड फैक्ट्री को लगा सकता है। अपना मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और वैल्यू एडिशन का प्लांट जो डेयरी क्षेत्र में लगाए जाते हैं वो लगा सकता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसमें कोई ऋण की सुविधा अभी तक नहीं थी। एंटरप्रेन्योर्स को कोई ऋण की सुविधा नहीं थी, किसानों को कोई ऋण की सुविधा नहीं थी। छोटे छोटे
फाइनेंस अब किसान क्रेडिट कार्ड से उसको मिलने शुरू हो गए जब से हमने किसान क्रेडिट कार्ड को हमने पशुपालन के लिए आगे किया है। तो इससे जो पशुपालक हैं, जो 8 करोड़ डेयरी उद्योग से जुड़े हैं, करीब 10.5 करोड़ किसान हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, वही सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जब उनको ऋण मिलेगा तो हमारी उत्पादकता में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, तो हम एक्सपोर्ट करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि तो डॉक्टर मोहंती, ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे कि मछली पालन क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम हितधारक है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए ये कितना अहम कदम आप मानते हैं, ये ऋण की जो सुविधा है उसको बढ़ाना? ऋण तो जैसे कि डॉक्टर त्यागी ने बताए, ये तो बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट ये सब के लिए। इसमें ये बजट का साथ साथ एक जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है, ये सारे में बहुत सारी फार्मर्स के लिए रखा गया है। ये स्कीम में प्रोविजन रखा है कि सेंट्रल शेयर कितना होगा। इसमें आप देखेंगे 20,050 करोड़ का 5 साल के लिए बंदोबस्त रखा गया है। तो जिसका लोन का पूछे तो इसलिए तो सेंट्रल शेयर है, स्टेट शेयर है, और जो बेनिफिशियरी है उनके लिए भी है, ताकि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म में ये फंक्शन कर सकता है, ताकि गवर्नमेंट सारी चीज़ नहीं करेगा, लेकिन जो स्टेक होल्डर है वो जब टेकअप करेंगे, गवर्नमेंट का हमारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, सब्सिडी या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, वो सब बढ़ेगा। और जैसे कि बहुत सारी तमाम स्कीम के बारे में आप बताए त्यागी जी, ये सब का प्रोविजन रखा गया है। और खास करके आप देखेंगे कि अभी जैसे कि बजट पिछले साल का 825 करोड़ का था, अभी 1220 करोड़ हुआ। और खास करके इसी सेक्टर को जो मिनिस्ट्री हमारा बना, जैसे कि अरविंद कुमार जी बोले, जब एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बन गया फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का, तब से लेके 2019 मई से लेके ये 2020 मई को हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो अभी जो सारी तमाम स्कीम है उसी का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फार्मर के लिए लोन, और इसको कैसे कवर किया जाए। एग्रीकल्चर पहले जैसे फार्मर का डेफिनेशन फिशरी का ये सब एनिमल हस्बेंड्री को नहीं आ पाता था, अभी एक्सटेंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये सब उनको भी सुविधा मिलेगा। बिल्कुल, जो कि बहुत कदम दर कदम आगे बढ़ाया गया है अरविंद जी यहाँ पर। और किस तरह से पहले जो पशुपालन और मत्स्य पालन था ये नहीं जुड़ता था इस क्षेत्र से, वो जुड़ गया। हम देख रहे हैं अलग मंत्रालय आ गए, और मंत्रालय आने के बाद ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर चीज पर ध्यान है। तो आदान में ऋण की उपलब्धता से लेकर अब अवसंरचना विकास पर खासतौर पर हम देख रहे हैं कि इस बजट पर जोर है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे और त्यागी जी ने जो कहा, ये जो सेक्टर है, इसमें सबसे अधिक भूमिहीन महिलाएं, गरीब लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक। और इनके साथ संसाधन एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि जब बैंक उनको किसान मान ही नहीं रहा है, क्योंकि किसान किसको मानते हैं आप? जिसके पास जमीन हो, और उसमें जो भूमिहीन कोई होगा, तो अब कम से कम केसीसी ने इनको इस बात की गारंटी दे दी है कि अपने जरूरी खर्चों को चलाने के लिए, और उसमें जो सीलिंग दी हुई है वो सम्मानजनक है, मतलब वो उसमें वो आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर दोनों ही, चाहे मात्स्यिकी का क्षेत्र हो या पशुपालन और डेयरी का क्षेत्र हो, इसमें प्रगति हुई है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो योजनाएं आई हैं, तो इसका आप आकलन कैसे करेंगे कि फायदा हो रहा है? तो देखिए, ये जो 20वीं पशुगणना है, इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें पाया गया है कि जो दुधारू पशुओं की संख्या है वो 8 से 9% के बीच में बढ़ी है, जो कि पिछली जो 19वीं और 18वीं जनगणना को अगर आप देखेंगे तो उनमें आंकड़े जो बता रहे हैं कि वो 4% से कम थी। तो यानी कि इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि दुधारू पशुओं की संख्या तो तभी बढ़ेगी जब लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यानी अब ये एक, जिसको कहेंगे कि जो श्वेत क्रांति, जिसको लोग नजरअंदाज करते थे, जिसकी भूमिका को वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा मोनालिसा जी, सामान्यतः जब बात होती तो हम लोग फूड सिक्योरिटी में धान की बात करते हैं, राइस की, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो मछली का योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो धान से कहीं ज़्यादा है। ये इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये सवाल उठा था, तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने उस समय 2012-13 में, तो उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ दिया कि धान का कंट्रीब्यूशन ये है, फिशरीज का ये है। तो यानी मछली और धान, ये मतलब मछली और चावल ये आपस में जुड़े हैं, लेकिन मछली की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये जो ताकत, ये जिसको कहिए कि ये
ये सेक्टर ऐसा था जो सोए हुए शेर की तरह था, ये जगाया गया है। जी। और मुझे लग रहा है कि इसका असर आने वाले समय में, क्योंकि आप बिल्कुल। तत्काल नहीं कोई आप परिकल्पित कर सकते, लेकिन चूंकि ये गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वो हैं, तो मुझे लगता है जो आर्थिक शक्ति उभर के आएगी उनकी, जी। वो एक बड़ी ताकत होगी। और मुझे ऐसा खासतौर पे लगता इस है। बजट को हम देखें डॉक्टर मोहंती, तो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, हार्बर के लिए है, फिशिंग हब निर्माण के लिए किया गया। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या होगा फिशिंग हब, किस तरह का होगा और इससे क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, फिशिंग हार्बर जो है ये मरीन सेक्टर का साथ जुड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट बताया है स्पेसिफिकली। ये तो इसी सेक्टर को पूरा डेवलप करने के लिए टारगेट रखा गया है। और शुरुआत में रखा गया है कि जैसे कोची, चेन्नई, भाईजैक, पारादीप, पेटुआ घाट वेस्ट बंगाल में, मिदनापुर में है, ये सबको पहला में शुरुआत करने के लिए रखा गया है। फिश तो पेरिसेबल कमोडिटी, जल्दी खराब हो जाता है, उनका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमारा जैसे कि हमारा अभी पिछले 5 साल से 30% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस था। हम हार्वेस्ट तो कर लेते हैं, इसका बाद ठीक रखने का नहीं है, प्रोसेसिंग का नहीं है, इसीलिए लॉस हो जाता था। अभी टारगेट रखा गया है जैसे अगला 5 साल में इसको घटा के 10% तक लिया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरत क्या है, हार्बर डेवलपमेंट हो, आपको हार्वेस्ट आएगा, हार्वेस्ट को प्रोसेस होगा, आइस प्लांट होगा, कम्युनिकेशन रहेगा, कैसे तुरंत डिलीवरी चला जाएगा। अच्छा। तो ये सारी चीज को रखने के लिए फास्ट पहले जरूरत है फिशिंग हार्बर और लैंडिंग स्टेशन। मछली आपका जहाँ पहुंच रहे हैं वहाँ पे सारी ये चीज उपलब्ध हो, तो ताकि आपका मार्केटिंग चैनल खुल जाएगा। ये सिर्फ ये तो समुद्र का बोला, ये जो मेजर पोर्ट बोला, लेकिन गवर्नमेंट रखा है जैसे हमारा इंलैंड फिशरी सेक्टर है। इंलैंड फिशरी का प्रोडक्शन आप सोचेंगे 3 गुना से ज्यादा है मेरीन से। अच्छा। जैसे पहले अभी 13.42 मिलियन मेट्रिक टन है टोटल प्रोडक्शन, इसी से 9.71 इंलैंड फिशरी से है। तो इसलिए रिवर में ये सब सेक्टर जैसे गंगा रिवर जैसे है, लैंडिंग स्टेशन डेवलपमेंट कैसे करना, क्योंकि इतना इंटीरियर जगह में लैंडिंग स्टेशन क्या रहता है। अच्छा। तो वहाँ पे फिशिंग हार्बर वगैरह का जहाँ पे प्रोविजन हो सकता है करेंगे, ताकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो। इसमें एक चीज मैं फिर जोड़ूंगा कि जैसे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारा जितना पानी, मिट्टी, ये सब लिमिटेड है और ये प्लानेट अर्थ में ही उपलब्ध है। हमारा फिश प्रोडक्शन हो गया और ये जो लॉस हुआ, इसी के लिए आपको भी लागत लगा, इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके लिए आपको वाटर लगा, सॉइल, सारी चीज का खर्चा हुआ, लेकिन 30% मान लीजिए 20% ऐसे लॉस हो गया। अच्छा। मतलब आपका ये प्लानेटरी टोटली लॉस हुआ। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक बड़ा चीज है हार्बर डेवलपमेंट, ताकि स्मूथली लैंडिंग भी हो, तो उसका प्रोसेस भी हो, उसका सप्लाई भी हो, मार्केटिंग के लिए भी चैनल खुल जाए, कहीं पे हमारा लॉस जितना मिनिमम हो। क्योंकि पहले एक था कि क्वांटिटी का ऊपर ध्यान दिया जाता है, अभी क्वांटिटी का साथ साथ क्वालिटी। बिल्कुल। तो गुणवत्ता जो है वो भी बहुत ही अहम है और इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए जो अवसंरचना विकास है वो बहुत जरूरी है और यही ध्यान जो पशुपालन डेयरी का सेक्टर है उस पर भी दिया गया है। तो डॉक्टर त्यागी हमें बताएंगे, जो 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, ये किस तरह से इससे कार्य किया जाएगा और किस तरह से अवसंरचना विकास इससे किया जाएगा? इससे देखिए, जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें चाहिए इस क्षेत्र के लिए, वो एक तो डेयरी प्रोसेसिंग में चाहिए होता है। अच्छा। डेयरी प्रोसेसिंग के साथ साथ वैल्यू एडिशन, मतलब इससे घी बनाना, मक्खन बनाना और दूसरे दूध के उत्पाद बनाना। इनके जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेजी से अभी ग्रो नहीं कर रहा था। कोऑपरेटिव सेक्टर ने तो काफी इसमें ग्रो किया है और कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत सक्षम भी है इस क्षेत्र में। तो उसको ग्रो कराने के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ आप देखें कि फीड की बहुत कमी थी देश में, एनिमल का फीड नहीं मिल रहा था, कैटल फीड अवेलेबल नहीं है, तो पोल्ट्री फीड अवेलेबल नहीं है। तो इसकी फीड जो मिल्स हैं, उनको फीड जो प्लांट है देश में, उसकी स्थापना हो, फीड इंग्रेडिएंट्स ठीक तरह से मिल सके, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया। यानी फीड प्लांट्स आप इससे लगा सकते हैं, इसमें आप अपना प्रस्ताव भेजकर, जिसमें कि 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन के प्रावधान किया गया है, यानी आपको 5 से 6% में ही लोन इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तीसरी इसमें संभावना है कि मीट और मीट से जुड़े उत्पाद, इनकी भी जो कमी देश में काफी रहती है, तो इस कमी को भी पूरा करने के लिए इस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में प्रावधान किया गया है। और भी दूसरे तरह के प्रस्ताव इसमें लिए जा सकेंगे और ऐसा विभाग ने कार्यक्रम तैयार किया है। जी। तो अरविंद जी, आप किस तरह से देखते हैं इन प्रयासों को? यहाँ पे न सिर्फ उत्पादन पर जोर है, जो लॉसेस होते हैं उन्हें कम करने की कोशिश है और इसके लिए जो भी अवसंरचना की जरूरत है उस पर जोर यहाँ पर देते हुए देख रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मोनालिसा जी, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, अभी क्या है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है इनलैंड वाटरवेज पर।
ठीक है। ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये इनलैंड फिशरीज से जुड़ा हुआ सेक्टर इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्लोटिंग टर्मिनल से लेकर के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और वो 14,500 किलोमीटर के आसपास हमारे पास इनलैंड वाटरवेज है और उसके अलावा कई झीलों को डेवलप किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जिसको कहिए कि जो जल क्रीड़ाएँ हैं ये सब। तो यहाँ क्या है कि पहले ये सेक्टर जो है ऐसे थे जो उदासीन पड़े हुए थे, अब यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो जो मछली को एक दूसरे जगह ले जाने का जो मसला था वो भी इनलैंड वाटरवेज के मार्फत जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो केवल एक सेक्टर के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इफ्को का जो फूलपुर से जो फर्टिलाइजर है वही जाएगा, बल्कि ये है कि उसमें जो है मछली भी जाएगी और उसका स्कोप भी बढ़ेगा। तो कई तरह के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासतौर पर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये केवल खेती बाड़ी के ही क्षेत्र में चिंता का विषय नहीं है, ये दूध में भी है, ये मछली में भी है और कुछ तो बहुत ही सेंसिटिव होती है मछलियाँ जिनको बहुत जल्दी खत्म होती है। तो उसके लिए भी क्या है कि आप रातों रात संरचना नहीं खड़ी कर सकते, उसके लिए भी काफ़ी लागत लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इसके लिए किसान को, जो गरीब किसान है, अगर वो धीरे धीरे करके कुछ ऐसी मशीनें वो खरीद ले तो उसकी अपने पोटेंशियल बढ़ेगा। क्योंकि जब आप 2025 तक जो दूध के प्रोसेसिंग की क्षमता जो है, प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना अगर आपको करना है तो संसाधन जो है ये काम आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जिसको कह रहे हैं कि एक सनराइज सेक्टर जो है ये, और आने वाले समय में दिखेगा इसका असर, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको जब आप परंपरागत तौर पर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तुरंत ही असर दिखता। लेकिन अब कोविड ने, चूंकि आप जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कोविड का, देखिए कोविड में भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ किसी इलाके में ना फल की कमी थी, ना सब्जियों की कमी थी, ना दूध की कमी थी, ना कोई मछली की थी। एक सेक्टर जरूर थोड़ा सा जो पोल्ट्री सेक्टर है उसको थोड़ा सा जरूर झटका लगा, उसके पीछे कई कारण थे, बहुत सारी मान्यताएं, भ्रांतियां और धारणाएं थी और इसके बाद फिर इस बीच में कुछ दिक्कतें आई। बट बाकी सेक्टर लगातार उसका जो ग्रोथ है अगर आप देखेंगे, और ये किसके पास गया, अंतोगत्वा ये पैसा उस गरीब किसान के पास ही गया है और वो भी रात दिन लग करके उसने लोगों को एक तरह से जो है खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत किया। नहीं तो कमजोर नागरिक ये महामारियों से लड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए पोषण सुरक्षा पर हम देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ कितना जोर है और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इन दोनों क्षेत्रों की है। यहाँ पर आपसे डॉक्टर त्यागी ये भी जानना चाहेंगे कि पशुओं में, जैसे कि इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि दूध उत्पादन के मामले में तो हम नंबर 1 है, लेकिन उत्पादकता बढ़ानी है तो इस पर भी काफी जोर है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? पशु स्वास्थ्य भी इससे जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो पशु रोग नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर भी जोर है और इस बजट में भी हम देख रहे हैं कि इस पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। तो इस क्षेत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है? इस क्षेत्र में देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इस क्षेत्र ये ग्रो कैसे कर रहा है। इस क्षेत्र को अगर हम देखें एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को, तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर 8.23% के साथ में ग्रो कर रहा है, जबकि दूसरे सेक्टर को देखें जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 8.3% के हिसाब से ग्रो करता है, जबकि सर्विस सेक्टर है वो 7.4% के हिसाब से ग्रो करता है। तो इन सबसे आगे जो संभावनाएं दिख रही है, देखिए आप कितनी तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए कार्यक्रम भी बहुत सारे लाए गए हैं, बहुत सी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हमारे देश में एफएमडी एक बीमारी होती है, खुरपका मुंहपका रोग, जो पशुओं में काफी ज्यादा हो जाता है और एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलता है। ये भी एक वायरल डिजीज है कोविड की तरह और बहुत तेजी से फैल जाती है हमारे पशुओं में। इसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया है। इसको लॉन्च सितंबर 2019 में किया गया और ये बहुत बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत हम 53.5 करोड़ पशुओं को, जिसमें गाय, भैंस, शीप, गोट और पिग सभी शामिल हैं, इनको हम वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हर पशु को टैग किया जाएगा, उसके जानवर की सारी इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमारा आधार कार्ड है उसी तरह से पशु आधार को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके अंतर्गत। और अब तक 14 से 15 करोड़ पशुओं को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनका डाटा हमारा जो नेशनल डेटाबेस है, इनाफ डेटाबेस है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारी योजनाएं, बहुत अच्छी योजना
योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई दिसंबर 2014 में, जिससे प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ सके, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अभी विश्व में काफी कम है और हमें जो विश्व की औसत प्रोडक्टिविटी है वो 2535 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष है, जबकि हमारी 1861 है। तो इसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो किसान की इनकम भी उतनी कम होगी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई, उसके अंतर्गत हमने नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिससे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को जो पिछले बजट में घोषणा थी कि 30% से हम 70% तक लाएंगे, तो उससे बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ होगी और बहुत तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हमने सेक्स सॉर्टेड सीमन की शुरुआत की है, जिससे कि केवल फीमेल काफ ही पैदा हो, 90% फीमेल काफ सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हो सकते हैं और किसानों की आय में दुगनी गति से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मेल काफ आजकल किसान के ऊपर बर्डन होता है, उसको वो मेंटेन नहीं करना चाहता, तो वो मेल काफ की कमी आएगी इससे। और हमने तौर पर जो मुख्य फोकस है वो यही है कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उसके लिए पशुपालन मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं, जिन पर हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हमारी चर्चा का विषय है आत्मनिर्भरता का बजट, पशु और मछली पालन। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से बजट जो है उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं ताकि जो पशुपालन और मछली पालन का क्षेत्र है उसमें विकास हो और विस्तार हो। इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और मेहमान। हमारे साथ है डॉक्टर सरोज स्वैन, जो कि निदेशक है सीपा भुवनेश्वर में। डॉक्टर स्वैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से आत्मनिर्भरता का बजट तैयार किया गया है, जिसमें खास तौर पर पशुपालन और मछली पालन पर जोर दिया गया है। ऐसे में मछली पालन के क्षेत्र में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं और उससे किस तरह से मछली पालकों को लाभ होने जा रहा है, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। मत्स्य संपदा योजना बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है। किस तरह से ये योजना कार्य करती है और क्या लाभ इससे होने जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। आप हमें सभी लोग जानते हैं सरकार की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और इनमें 20,050 करोड़ रुपया लागत में जो बजट मतलब जो एलोकेशन है, इस एलोकेशन में सारे भारतवर्ष में मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारा काम चालू भी हो गया। तो इस स्कीम में भी जो आज की जो बजट हुई है 1220.84 करोड़ की, उसमें इनलैंड एक्वाकल्चर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जो कि हम ये कह सकते हैं समुंदर से दूर, मतलब समुंदर के टच में नहीं है। इनलैंड एक्वाकल्चर हमारा देश के अंदर जहाँ पे मछली पालन होती है, तालाब में होती है, रिजर्वर में होती है, दूसरे जो एक्वाटिक वाटर बॉडीज है सब में होती है, उसके ऊपर ज्यादा प्राधान्य दिया गया। इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि हम लोग भविष्य में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि प्रावधान भी है। क्लस्टर अप्रोच डेवलपमेंट हम एक बोल सकते हैं, और एक एपीओ के बारे में बोल सकते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम डेवलप कर सकते हैं, और क्लस्टर अप्रोच में एक्वाकल्चर को हम आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि यूं तो हमारे देश में जो कोस्टल लाइन है, तटीय क्षेत्र है, वो काफी बड़ा है और उत्पादन के मामले में भी हम देखते थे कि जो समुद्री मछलियां हैं उन्हीं का बोलबाला था। लेकिन अब उत्पादन के मामले में भी ये जो मीठे पानी की मछलियां हैं, जो इनलैंड फिशरीज हैं, उसका भी उत्पादन हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर मछुआरे हैं या मछली मजदूर है या श्रमिक है, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो कितने बड़े पैमाने पर है जो खास तौर पे इनलैंड फिशरीज पर आश्रित हैं और उनके जीवन में जो है वो एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। देखिए, जो इनलैंड फिशरीज की बात हम करते हैं जी, आजकल से भी प्रोडक्शन होगी इनलैंड फिशरीज के ऊपर ज्यादा होगी। हमारा
जितने भी हमारा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का रिसोर्स है इंडिया में, उसके ऊपर अगर देखा जाए जो आत्मनिर्भर भारत की हमारा जो सपना है, और सब फार्मर्स लोग एंटरप्रेन्योरशिप मोड पे हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं। और जो समुद्र मछली है उनका जो प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आ रही है, थोड़ी सी स्टैग्नेंट आ रही है, इसलिए इनलैंड फिशरीज के ऊपर ज्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है। और अगर हम देखा जाए तो फार्मर्स का ये जो मैं आप बता रहा था अभी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लस्टर अप्रोच में डेवलप करने के लिए एक्वाकल्चर को आगे ले जाने के लिए गांव-गांव में अगर इस तरह की हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं तो हमें एक्वाकल्चर को आगे ले जा सकते हैं। और एक एक्वा पार्क है जहाँ पे लोग एक्वा पार्क की बात करते हैं, कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, कंट्री में डिफरेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन में एक्वा पार्क कर सकते हैं। एक्वा पार्क में सारी फैसिलिटी रहेगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज रहेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रहेगा मछलियों का, और पूरा वैल्यू चेन में मछली प्रोडक्शन से शुरू करके प्रोसेसिंग तक और मार्केट तक ये पूरा वैल्यू चेन रहेगा, तभी ये हम एक्वाकल्चर में आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज तो इसमें आपका कहना ये है कि एफपीओ बनाना बेहद जरूरी है, जो कृषक उत्पादक संगठन है वो, और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की जरूरत है। क्यों जरूरत है इनकी, और किस तरह से जो मछली पालक है वो बना सकते हैं एफपीओ? एफपीओ बनाने के लिए देखिए हमारा जितने भी फार्मर्स है सब संगठित होके आप अगर हम एफपीओ बनाएंगे तो एफपीओ बनाने से अपने बीच में फार्मर के बीच में भी हम लोग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फार्मर जो भी मतलब एपीओ की थ्रू से कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जुड़ सकता है, उनको मदद कर सकते हैं, और ये संगठित होके वो लोग प्रोडक्शन को आगे ले जा सकते हैं। मैं और एक बात में थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, हमारा इसमें कि ये प्रावधान में, ये बजट में भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी है, ऑर्नामेंटल फिशरीज डेवलपमेंट में भी बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक ट्रेड 800 से 1000 करोड़ रुपए की है, अगर हम आगे इसके ऊपर भी काम करेंगे बहुत लाभ हो सकती है। और जो गांव-गांव में जितने भी ऑर्नामेंटल फिश का प्रोड्यूसर्स है, जो भी फार्मर्स है, वो लोग भी आगे जा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एक्वेरियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एक्सेसरीज, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज नेटवर्क बना सकते हैं, और प्रोफेशन जो हॉबी है इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ऑर्नामेंटल फिशरीज यानी कि जो सजावटी मछलियां हैं इनका भी एक संभावना वाला ये भी एक क्षेत्र है। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि जो फिशरीज से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है, उनके लिए जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, वो कितना महत्वपूर्ण है, जो वैल्यू एडिशन है उसकी कितनी ज्यादा संभावना है इस क्षेत्र में? देखिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है, लोगों ने क्या करते हैं कि उनको बना बनाया प्रोसेस फूड मिलने के लिए शहरों में जरूरत होता है। आजकल मॉल में आप देखेंगे बहुत सारा प्रोसेस फूड मिलती है फिश का। तो हमारा एक CIFT जो अनुष्ठान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, वो बहुत किस्म की फिशरीज की जो प्रोडक्ट है, फिशरीज की जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट है, वो मार्केट में ले आ सकता है। तो इसके ऊपर भी बहुत आगे हमारा इंडस्ट्रीज आगे जा सकता है, और बहुत कुछ हम इसके ऊपर भी मार्केटिंग करा जा सकता है। और इसके ऊपर हम देखा जाए तो फिश का पापड़, फिश का बहुत सारा, फिश का फ्लेक, फिश का मीट मिन्स करके भी, क्यूब बना के भी मार्केटिंग किया जा सकता है। बहुत कुछ इसके ऊपर भी। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत तरह की मांगे हैं, घरेलू स्तर पर भी और निर्यात की भी यहाँ पर काफी संभावनाएं हैं। तो उद्यमिता विकास जो है वो काफी हो सकता है, और जाहिर तौर पर इससे रोजगार की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है इस क्षेत्र में। आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारियां दी है डॉक्टर स्वैन, और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो यहाँ पर डॉक्टर स्वैन से हमने बातचीत की, और इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहंती, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने डॉक्टर स्वैन से भी बातचीत की और बताया उन्होंने भी कि ये जो इनलैंड फिशरीज का जो पूरा क्षेत्र है वो कितनी संभावनाएं लिए हुए हैं, लेकिन खासतौर पे जानना चाहेंगे कि जो मांग है वो बनेगी तभी जो इतना उत्पादन हो रहा है इसका फायदा हो पाएगा। तो ऐसे में एक बेहतर तरीके से इन फिशरीज की ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, इनके बारे में लोगों को जानकारी हो ताकि मांग निकल कर आए, इस दिशा में क्या किया जा रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं? ये जो बोले कि मेरीन का पहले तो मेरीन प्रोडक्ट्स, मेरीन फिशरीज का प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, अब इनलैंड फिशरी का लगभग 3 गुना हुआ है। लेकिन मेरीन प्रोडक्शन भी हमारा बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा
SEZ स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन ये सब का लिमिट था, इसको हमारा डीप सी फिशिंग हम तक अब तक ये सब में हम गए नहीं, इसलिए जैसे कि हार्बर डेवलपमेंट ये सब का साथ साथ ध्यान अभी दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे 2020 में गया, अभी नेशनल फिशरीज पॉलिसी फाइनल स्टेज में है, नेशनल फिशरी पॉलिसी 2021, इसमें हम ये सब चीज़ का ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे कि हमारा ये सब में भी आएगा कि मेरीन फिशरी डीप सी फिशिंग ये सब के लिए कैसे बनाया जाएगा। दूसरा इसका साथ आप बोले, मैं एक बीच में भी जोड़ना चाहूँगा, सी में एक चीज़ हम जैसे हमारा वित्त मंत्री जी बताए, एक चीज़ का बात नहीं हुआ, वो एक सीवुड फार्मिंग। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका ऊपर बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री भी स्पेसिफिकली इसके लिए बोले हैं। एक मल्टीपर्पज सीवुड पार्क तमिलनाडु में एस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया है। हमारा ये नहीं कि हमारा इसका ऊपर काम अभी नहीं हो रहा है, हमारा जैसे CSR का हो, ICR में भी हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कोचिन में है, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब सीवीड से काफ़ी चीज़ एक्सट्रैक्ट करके इसको टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं और ये कमर्शियलाइजेशन करने के लिए फार्मिंग को दिया जा चुका है। अच्छा। ये चीज़ वो काफ़ी जो ये प्रोडक्ट्स है अभी मार्केट में भी आ रहे हैं जिसका थेरापेटिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें है कि हमारे जैसे फूड सप्लीमेंट के हिसाब से औषधि का साथ साथ फूड सप्लीमेंट, आप फूड खा रहे हैं जो चीज़ में आपका डेफिशिएंसी है आप ले रहे हैं, ओमेगा 3 पिल्स ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पिल ले रहे हैं, इसी टाइप का चीज़ के लिए भी इसका बहुत योगदान है। विदेश में इसका ऊपर बहुत काम हुआ है, इसका ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं, इसका ऊपर है। और एक चीज़ तीसरा आप बोले जो ब्रांडिंग और जो मार्केटिंग लोगों को जागरूकता लाना, इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आप पूछे। इसमें एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो एक्चुअली हम लोग क्या है, वी आर नॉलेज पार्टनर मिनिस्ट्री का, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज को हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है ये सब है और गवर्नमेंट को इसको आगे बढ़ाना है। जी। पिछले 10 साल से 2008 से 2018 तक एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका अंत में हम बहुत सारे प्रजाति का मछली का जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, इसमें क्या क्या चीज़ है हमारा स्वास्थ्य के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का आप जो सवाल किए, तो इसमें क्या किया है, हम लगभग 115 प्रजाति का मछली का जो कि कोल्ड वाटर फिशरी है, इसमें मेरीन फिशरी है, फ्रेश वाटर का है, सारी मछली का हम स्टडी किए। इसमें किसमें कितना प्रोटीन है, कितना एमिनो एसिड है, क्या क्या फैटी एसिड है, इसमें ओमेगा 3 की EPA कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो क्या क्या, ये सब सारी चीज बना के एक न्यूट्रीफिश इंडिया, तो इसको शॉर्ट में न्यूट्रीफिश इन बोलते हैं, डाटाबेस से ओपन एक्सेस डाटाबेस रखा गया है जो कि हमारा फार्मर को, पॉलिसी मेकर को, विदेश को, इसको वर्ल्ड बैंक देख के हमको काफी, मैं इस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेट कर रहा था जो कि हमारा फिशरी साइंस डिवीजन की तरफ से चल रहा था 10 साल का, वो काफी इसका ऊपर प्रेज भी किया और वो लोग भी एक न्यूट्रीफिश 1000 करके एक स्कीम शुरू करना चाहे जो कि लॉन्च किया गया है। अच्छा। वो चाहते हैं कि जो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ बच्चा कंसीव होके फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारा सिटीजन एक अच्छा सिटीजन आ सकता है। मेडिसिन खर्चा भी ज्यादा नहीं प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। उसी तरह से डॉक्टर त्यागी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो डेयरी उत्पाद है, इसके अलावा जो मांस है उसकी भी मांग काफी रहती है हमारे घरेलू बाजार में, नहीं विदेशों में भी, तो उनकी किस तरह से उत्पादों को उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए क्या किया जा रहा है? जी, इसके लिए भी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य विभाग ने किया है। भारत सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं इसके लिए शुरुआत की है, जैसे कि मिल्क ब्रांडिंग के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें अच्छे उत्पाद भी पैदा करने होंगे। हमारे देश के बहुत अच्छे उत्पाद तब होंगे तभी हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी एक्सपोर्ट का उतना नहीं कंट्रीब्यूशन हुआ है, पर लेकिन इस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन अब बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, जो कि रिक्वायरमेंट होता है सभी देशों का कि एनिमल आइडेंटिफाइड हो, उसकी ट्रेसेबिलिटी प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, उसको टीके समय समय पर लगें, जैसा कि बात कर रहे थे हम NADCP प्रोग्राम के अंतर्गत, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में ब्रुसेलोसिस के टीके लगाए जा रहे हैं, FMD के टीके लगाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत। और जब ये इस तरह के हमारे क्षेत्र ठीक ठाक होंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, तो इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। तो हम हमारे उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे मिल्क के अंदर में मिल्क क्वालिटी के उत्पाद को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी बड़ी योजना शुरू की है और क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत भी काफ़ी कार्य किए गए हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत भी काफ़ी कार्य किए गए हैं इस ओर, जिससे कि हमारे उत्पाद की क्वालिटी इंप्रूव हो, साथ ही साथ हमारे उत्पाद को एक मार्क मिले और हम उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ें। बिल्कुल। और अरविंद जी, आपसे मैं चलते चलते जानना चाहूंगी कि किस तरह से इस संभावनाओं से और भी लाभ लिया जा सकता है, खासतौर पे जो निर्यात की स्थिति हम देख रहे हैं उसे और कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के? देखिए, मुझे निजी तौर पर, चूंकि मैं 30-32 वर्षों से इस सेक्टर को देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि आने वाला जो समय है वो जलवायु परिवर्तन का है।
और चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो या मात्स्यिकी का क्षेत्र हो, इन सब में वो देश सबसे आगे होंगे जो अपने देसी प्रजातियों को अच्छे तरीके से सहेज और संभाल पाएंगे। और मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर में काम हो रहा है और आने वाले समय में जो इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है उत्पादकता नहीं देंगे, लेकिन जो कुछ भी ये पैदा करेंगे उनका जो दुनिया के बाजार में दाम बहुत होगा। और मैं इसका एक जगह एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे कि ये कितने ज़रूरी है। आज मैं जैसलमेर का जिक्र करता हूँ। जैसलमेर में चारों तरफ रेत के टीले हैं और वो 7 लाख की आबादी है जैसलमेर की, और वहाँ पशुधन 30 लाख है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वही है जिसने लोगों को जिंदा रखा हुआ। ऐसे बहुत सारे इलाके अलग अलग इलाकों में है। और कौन सा पशुधन है? देसी है। तो देसी पर जो R&D हो रहा है, जो काम हो रहा है, हमारे चाहे NDRI करनाल हो या जो और हमारी संस्थाएं हैं, वो काम कर रही हैं लगातार। फिशरीज में उसी तरह का काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लैब से लैंड में जब ये जाएंगी योजनाएं, तो आने वाले समय में ये सारा जो है, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वो तो होगा ही। उससे ज़्यादा बड़ी बात होगी कि ये एक नेग्लेक्टेड सेक्टर में जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, महिलाएं हैं जो बहुत बड़ी संख्या में, उनके आर्थिक उन्नयन में और जो गांधी जी कहते थे ग्राम स्वावलंबन में, ये सबसे बड़ी भूमिका ये क्षेत्र निभाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्षेत्र जो उपेक्षित रहा था वो अब उम्मीदों भरा नजर आ रहा है और इन्हीं तमाम संभावनाओं को खंगाला जा रहा है। और सरकार का जो जोर है वो लगातार पशुपालन और मछली पालन पर हम देख पा रहे हैं। और ये बजट जो है वो भी इस बात को तस्दीक करता है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बातें जो निकलकर सामने आई है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं जो पशुपालक है, मछली पालक है, उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। और बजट में खासतौर पे जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस पर जैसे ही अमल शुरू होता है तो ये जो क्षेत्र है ये और बेहतर निखर कर सामने आएगा और लोगों के जीवन को बदलने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।